हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर, जो कि आपको यहाँ पर जो आपका पूरा पूरा पेपर होने वाला है, फाइनल पेपर, उसके लिए रहने वाले। तो कम्प्लीटली ध्यान से सुनना है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है जो कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। और आपको इस पेपर से ये पता लग जाएगा कि इस पेपर के अंदर कौन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वो सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो पूरी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। अदरवाइज आप छोड़ सकते हो अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं करना है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले दिया गया है कि किस तरीके से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक तरीके से कि किस प्रश्न के कितने कितने रहने वाले हैं अंक। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनकी संख्या रहेगी यहाँ पर 18, और यहाँ पर हर एक के लिए एक नंबर रहने वाला है। और यहाँ पर इसके टोटल नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे 18 नंबर रहने वाले। एक नंबर के हैं सारे के सारे। आपको मतलब एक लाइन के अंदर इनका आंसर लिखना है। और फिर उसके बाद आते हैं अति लघुरात्मक। तो आपको इसके अंदर एक से दो लाइनों के अंदर इसका आंसर लिखना है। बस सिंपल सी बात है। इसके अंदर 12 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहने वाले हैं, और टोटल इनका जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 12। और फिर उसके बाद में आते हैं लघुरात्मक। तो यहाँ पर लघुरात्मक के अंदर 13 नंबर के 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये रहेंगे दो दो नंबर के। तो अब यहाँ पर लघुरात्मक में क्या होता है कि जो लघुरात्मक क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको लिखना होता है, मतलब कि आपको लिखना है। तो अब ये 2 नंबर का है, तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि बस 2 से 3 लाइन लिखनी है, उसके ज़्यादा नहीं लिखनी है। अगर उससे ज़्यादा लिखोगे तो एग्जाम में नंबर कटते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा कि अगर हम जो शब्द सीमा रहती है अगर उससे कम लिखते हैं या फिर उससे ज़्यादा लिखते हैं तो दोनों में नंबर कटते हैं। तो आप ये मत सोचना कि अगर शब्द सीमा 20 से 30 शब्द की दी हुई है तो अगर मैं 40 शब्द लिखूंगा तो मेरे को ज़्यादा मिलेगी, नहीं, आपके वहाँ पर नंबर कटेगा, आधा नंबर कट जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। और फिर उसके बाद में आता है लघुरात्मक, जो कि है आपके पास में। इसमें रहेंगे 3 नंबर का रहने वाला, और इसके 4 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 12 नंबर का रहेगा। और फिर उसके बाद में आता है निबंधात्मक। तो यहाँ पर ये है 4 नंबर का। अब 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसके अंदर जो इसकी शब्द सीमा रहती है वो रहती है 150 से 200 शब्द। अब 150 से 200 शब्द को आप ये देख लो कि इसके अंदर आपको लिखनी होंगी 15 से 20 लाइनें। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 15 से 20 लाइनें, या फिर 1 से 1.5 पेज आपको लिखना होगा। बस 1 से 1.5 पेज लिख दोगे तो सफिशियंट है, इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस किस का कितना कितना रहेगा। तो यहाँ पर जो अपठित बोध है, जो कि गद्यांश और पद्यांश आएगा, वो रहने वाले हैं 10 नंबर के रहेंगे। और फिर उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण है जो कि 10 नंबर की रहेगी। पाठ्य पुस्तक जो कि क्षितिज का गद्य खंड है वो 19 नंबर का है, और जो पद खंड है वो है 19 नंबर का। और यहाँ पर जो पूरक पुस्तक है जो कि कृतिका है वो है 10 नंबर की। और जो यहाँ पर रचना निबंध है वो कितने नंबर के हैं, वो है 4 नंबर का। एक निबंध आएगा, और फिर उसके बाद में एक पत्र आएगा 4 नंबर का, और एक आएगा विज्ञापन लेखन। तो ये जो सारा का सारा इस तरीके से रहेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस रखना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, वो सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक को कंप्लीट करो। क्योंकि इसके अंदर इसके जो नंबर हैं वो हैं यहाँ पर आपके पास में 38 और 4, यहाँ पर 48 नंबर का है। तो आपको 48 नंबर तो कहीं पर जाने नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण को पूरा पूरा कर लो, ताकि आपके 58 से ऊपर नंबर आराम से आ सकें। और यहाँ पर ये तो अपठित बोध वगैरह तो आपसे हो ही जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से किया तो आपके यहाँ पर 80 में से जो नंबर हैं वो यहाँ पर आपके 80 में से 70 के ऊपर ऊपर आ सकते हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, आराम से 70+ नंबर आ जाएंगे हिंदी के पेपर में। आपको बस देखना है कि सैम्पल पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को पहले करना होता है, मतलब कि कौन से खंड को पहले करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से वाला सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। देखो, अब यहाँ पर रहेंगे 3 आपके पास में। तो आपको जो सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है वो करना है अपनी पुस्तक वाला, क्योंकि आपने इसको पूरे साल भर पढ़ा है। आपको पता है कि इसमें कौन से प्रश्न आएंगे, हर एक जो चैप्टर है उससे पता है कि इस प्रश्न, ये वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो आपके वहाँ पर देखे हैं तो उनको सबसे पहले करना, और जो आए उसको। फिर उसके बाद में करनी है आपको व्यवहारिक व्याकरण। इसके अंदर कम टाइम लगेगा। जब व्यवहारिक व्याकरण हो जाए फिर उसके बाद में आपको करना है रचना वाली, जिसके अंदर की निबंध, पत्र, विज्ञापन लेखन। और आखिरी में जब टाइम बचे तो आपको करना है अपठित बोध, जिसके अंदर की गद्यांश और पद्यांश, ताकि आपका टाइम बचेगा। अगर टाइम बचता है तो आप अपने है ना इनको दो, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत कम है सबसे। और अगर आपने इनको टाइम दिया और आपके ये सारे के सारे सही हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान आते हैं। अभी जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इनके उत्तर लिखने होते हैं। और आप इसे सॉल्व करवाने वाले हूँ, तो ध्यान से सुनना इन बातों को। तो फिर चलते हैं इसके पेपर के ऊपर। तो ये ब्लूप्रिंट हो गया।
अब देखो ब्लूप्रिंट के अंदर यहाँ पर हर एक चीज़ दी हुई है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे कितने प्रश्न आएंगे। ये इस ब्लूप्रिंट का पूरा पूरा अगर चाहो तो आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो, आप आसानी से इसके ये ब्लूप्रिंट है इसकी आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार इसको अच्छे से कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हो। इसके अंदर पूरा पूरा डिटेल में बताया कि निबंध से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निबंध से 2 नंबर का, 1 नंबर का, ओवरऑल 4 नंबर का रहने वाला है। और फिर उसके बाद में पाठ्य पुस्तक, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, इसको आराम से पढ़ लेना, आराम से टाइम दे करके पढ़ लेना। अब चलते सीधा पेपर के ऊपर। ये है यहाँ पर आपका मॉडल पेपर जो कि आरबीएसई ने खुद ने निकाला है, आपके राजस्थान बोर्ड ने। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या निर्देश दिए हम आपको देख लीजिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखे, तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे अपने प्रश्न पत्र के ऊपर, रोल नंबर 1 2 3 4 5 रोल नंबर लिख दिए। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर सब सारे के सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है आपको, अगर आप उसके ऊपर लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और जिस प्रश्न में आंतरिक खंड है उन सभी को एक साथ ही लिखें। तो यहाँ पर ये जो है, ये चौथे वाला जो है निर्देश, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि अगर आप खंड अ कर रहे हो तो आपको सारे के सारे खंड अ वाले एक साथ करना है। ये नहीं कि आपने 1 2 3 एक जगह पर कर दिए फिर उसके बाद में आपने खंड ख स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपका खंड अ मतलब एक ही जगह पर रहना चाहिए। अगर एक जगह पर नहीं रहेगा तो टीचर आपका यहाँ पर आधा नंबर काट लेगा। तो अपने नंबर काटने से बचाओ और बहुत ही आराम से पेपर को, थोड़ी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करके लिखना है इसमें। और अब आते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर खंड अ है जो कि है अपठित गद्यांश। अब देखो अपठित गद्यांश अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप है ना इसको ध्यान से सुनना और इसके बाद में जो भी प्रश्न है, मतलब जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी हो, जो भी अच्छा अपने एग्जाम के अंदर करना चाहता है वो मेरे को कमेंट के अंदर हर एक प्रश्न का उत्तर देगा। अभी मैं इसको पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद में मैं पूछूंगा सभी से कि क्या क्या है आपका। और यहाँ पर ये दिया गया कि अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के लिए सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समुचित प्रकृति की भी एक अनुशासन में बंधी है। सूर्य की नीति प्रति एक ही दिशा में आगमन है और उसी तरीके से अस्त होना अनुशासन का परिणाम है। चंद्रमा, तारे, बादल सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तो अप्रत्याशित तथा वे विनाशकारी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर सिंपल सा है कि आपको अनुशासन के बारे में बताया गया। जब आप 2 से 3 लाइनें पढ़ लो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि किसके बारे में है। तो यहाँ पर देखा गया कि अनुशासन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर अनुशासन के बारे में ही बात करी गई है। और फिर उसके बाद में समुद्र में ज्वार भाटा आने की समुद्र की मर्यादा रहती है और एक ही निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अनेक उपग्रहों की अपनी गति के गतिमान रहना उनके अनुशासन का परिचायक है। और ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति के संग साधन का काल है जिसमें वह स्वयं को शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक का निर्माण करता है। तो आपने ये पूरा पूरा पढ़ा। अब इसके अंदर जब आपने पढ़ा तो इसके अंदर आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। अभी जैसे कि मैंने कुछ कुछ बातों को अंडरलाइन किया है तो आपको उसी तरीके से अंडरलाइन करना है। जैसे क्वेश्चन आएगा आप उसके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया गया कि अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि आत्मानुशासन, दूसरा होता है ब्रह्मानुशासन। तो आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन में के निर्माण की पहली सीढ़ी होती है और दूसरी ओर ब्रह्मानुशासन अलावा दूसरे व्यक्ति के दबाव होने से तथा अधिकारियों के कारण मानने वाला होता है। तो आपको जो अनुशासन फॉलो करना है वो करना है आत्मानुशासन। अब आत्मानुशासन का फायदा क्या होगा? अब जैसे कि मानिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब ये खुद के जो मन से पढ़ाई कर रहा होगा, अभी जो मन से पूरी पूरी बातें सुन रहा होगा। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर अगर 1000 बच्चे आए हैं तो उनमें से मैं बोल रहा हूँ कि बस 10 बच्चे भी नहीं है जो कि ध्यान से सुन रहे हैं। अब जो 10 सुन रहे हैं वो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हैं और उनमें से जो कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से करो, वो करने वाला है बस एक। तो आप यहाँ पर ही देख लो कि 10,000 में से 1000 में से एक है, 10,000 में से बस यहाँ पर कितने रहेंगे? 10 बच्चे रहेंगे। तो इस तरह से आपके पास में कंपटीशन बहुत ही कम रहता है क्योंकि आधे लोग सुनते ही नहीं है, आधे लोग करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हमसे नहीं होगा। तो आप तो वो हैं जो कि कर सकते हो। तो अपने आत्म अनुशासन बनाओ अपने जीवन में। और यहाँ पर अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न नंबर पहले का उत्तर बताओ। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा है अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको इसका उत्तर बताना है। जल्दी से पहले और दूसरे का उत्तर बताओ, आपको जल्दी से बताना है इसका उत्तर। तो यहाँ पर जो इसका उपयुक्त शीर्षक है क्या हो सकता है? अब इसमें हमने बात करी है अनुशासन की, अनुशासन क्या होता है। तो यहाँ पर अनुशासन के क्या बताया गया है, अनुशासन का महत्व बताया कि क्या महत्व होगा।
तो इसका जो करेक्ट उत्तर है, जिसने भी सह दिया है उसका एकदम से सही है। और फिर उसके बाद में जो दूसरा है, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि अनुशासन यहाँ पर बताए गए थे 2 प्रकार के होते हैं इसके अनुसार, तो इसका जो उत्तर है वो है यहाँ पर ब। तो किस किस का यहाँ पर सही हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि किस किस का यहाँ पर सही है। और फिर उसके बाद में व्यक्ति के जीवन का साधन संग साधन का काल है, क्या काल है यहाँ पर ये बताया गया है इसमें, महाकाल या फिर विद्यार्थी काल, जीवन काल, या फिर क्या है, जल्दी से बताओ कि इसके तीसरे वाले का उत्तर क्या है। तीसरे वाले का उत्तर मेरे को हर किसी से चाहिए। और फिर उसके बाद में अनुशासन के परिणाम, सूर्य की नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, और समुद्र में ज्वार भट आने की मर्यादा, और यहाँ पर पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाना, और ये उपयुक्त छवि। तो चौथे का और तीसरे और चौथे का उत्तर बताओ कि क्या होगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि जिसने भी इसका उत्तर, तीसरे वाले का उत्तर यहाँ पर स दिया है वो सही है, और फिर उसके बाद में चौथे का जिसने भी उत्तर यहाँ पर द दिया है वो सही है। तो जिसके भी यहाँ पर अभी तक 1 से 4 हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, जिससे नहीं हुए कोई चिंता वाली बात नहीं है, 1-2 की प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएंगे। 2-4 गद्यांश को पढ़ो, आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। फिर उसके बाद चलते प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला गया कि व्यक्ति के जीवन में गहरा महत्व है प्राकृतिक घटनाओं का दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाला अनुशासन, या फिर सीखने की प्रक्रिया का, या फिर अनुशासन का। तो इसके अनुसार जो है वो है यहाँ पर अनुशासन। तो 5 का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा द, इसका उत्तर है। देन फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर पद्यांश, काव्यांश जो है, काव्यांश के अंदर अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है, तो इनको सॉल्व करने का एक काफ़ी आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप इनको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जब कभी भी इनको पढ़ो तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसान रहा अभिमान भरा आंखों में उसका, और छोड़ो उसे मंजर आज, संसार का कागर सरदश का कर खिसका, और लहराते हुए खेत। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, ये यहाँ पर बात करी गई है किसान के बारे में। तो जब किसान के बारे में बात करी गई है तो क्या बात करी गई है, वो आपको सिंपल से इसके अंदर सारी की सारी बातें लिखनी होंगी कि यहाँ पर हारिल के बारे में बात करेगी। तो ये जो काव्यांश होते हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसको रोको, वीडियो को रोको, और यहाँ पर इनको ध्यान से पढ़ो। ये जो काव्यांश है, ये काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो इसकी प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर इसको पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ लिया होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है अभी भी टाइम है, रुको, वीडियो को रोको और ध्यान से इसको पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद में ये है इसका अगले वाला, तो इसको भी रोक करके पढ़ सकते हो। तो अब बताओ, अब यहाँ से जो प्रश्न है इनके जिसने भी उत्तर दे दिया समझ में आ जाएगा कि उसको आता है या नहीं आता। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, तो इनके चारों के मेरे को उत्तर चाहिए कि क्या उत्तर रहने वाले हैं। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे उत्तर देते, 6, 7, 8 और 9 के उत्तर हर कोई देगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों के यहाँ पर सही होते हैं। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए इसका कि क्या उत्तर रहने वाला है। देन फिर इसी तरीके से 10वां, 11वां, 12वां और 12 तक उत्तर देने आपको। जल्दी से इनके उत्तर दो। देखो भाई बच्चों, अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं। देखो यहाँ पर मेरे को बताने का आपको सिंपल मीनिंग ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर अच्छे से कर पाते हैं। आपको जो भी उत्तर है जल्दी से दो, मैं आपको इनके उत्तर लास्ट में बता दूंगा, तो आप ध्यान से देख लेना, उनको आप मैच कर सकते हो। तो आप जल्दी से इनके उत्तर दीजिए, अभी तो मेरे को हर किसी से उत्तर ही चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद में यहाँ पर आता है, ये आता है व्यवहारिक व्याकरण का। तो अब इसके अंदर दिया गया कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर ही आपके पास में रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 या 5 है, जितने भी हैं आपको बस संज्ञा लिखने की, 4 हैं या फिर 5 हैं, ऐसे 4 है या 5 है, जितनी भी है जल्दी से बताओ कि सेकंड वाले का उत्तर क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि सेकंड वाले का उत्तर क्या है। फिर इसी तरीके से जो तीसरा है, तीसरे वाले के अंदर है कि शब्द वह है जो पदार्थ की जगह माल नौब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। और फिर उसके बाद में हिंदी क्रिया पदों की मूल रूप कितने होते हैं। तो आपको सिंपल सी बात है कि इनके अंदर बस एक शब्द लिखना है, कोई सा भी शब्द एकदम से सही शब्द होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद चलते हैं तीसरे में। तीसरे के अंदर लघुरात्मक प्रश्न है जो कि आपकी किताब से है, तो आप अपनी बुक से आराम से कर सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ना है तो एक बार सारे अपने चैप्टर हैं वो बुक से पूरे रीड आउट कर लो, A to Z उनको पढ़ लो, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो A to Z हर एक चैप्टर को पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ताकि आप बहुत ही अच्छा कर पाओ। और फिर उसके बाद आता है खंड ब। खंड ब के अंदर क्या रहेंगे, यहाँ पर इसके अंदर जो प्रश्न है ये अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर 40 शब्द दिए हुए। 40 शब्द का मीनिंग है कि आपको कम से कम 3 से 4 लाइनें तो इसमें लिखनी ही लिखनी है। और अगर आप पॉइंट में लिख सकते हो तो पॉइंट में लिखो, 3 से 4 पॉइंट लिखोगे तो आपका बढ़िया इंप्रेशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है
कि दोहा नामक छंद का लक्षण लिखिए। तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दोहे के आपको लिखना है यहाँ पर इसके अंदर 1 पॉइंट डाल के, 2 पॉइंट डाल के, 3 पॉइंट डाल के और 4 पॉइंट करके आपको चारों के चारों पॉइंट लिखने हैं और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से ये 2 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। और फिर इसके अंदर जो आपको अथवा वाले प्रश्न होते हैं, अथवा वाले प्रश्न का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि आपको इनमें से कोई सा भी एक करना होता है। या तो ये वाला कर लो, जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृत्य परिचय संक्षेप में लिखिए, या फिर गिरजा कुमार माथुर का जन्म व प्रत्यक्ष लिखिए। तो यहाँ पर जब आपको कहा गया है कि जो आपके लेखक हैं उनके बारे में लिखिए, तो जो आपको सिंपल सी बात है कि लेखक के बारे में जब लिखा गया है तो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ था, जन्म आपको तारीख लिखनी है। अगर तारीख है तो तारीख याद है तो लिख दो, नहीं तो सन तो जरूर से लिखना होता है, उनका जन्म सन किस में हुआ था। और फिर उसके बाद में उनकी जो व्यवहारिक शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने के कौन से जो मतलब फेमस जो भी थे उनके, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी। और फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पर रहते थे। तो ये 2-4 पॉइंट लिखने होते हैं बस, इसके अंदर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, अगर मैं इसका लिखना चाहूँ कि इनका जीवन परिचय लिखे, तो मैं सिंपल सा सबसे पहले तो लिखूंगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ। सबसे पहला तो यही लिखना होता है कि कहाँ पर हुआ और कब हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में आपको लिखना है यदि इनके माता पिता का नाम है तो यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट के अंदर लिख देना है इनके माता पिता का नाम ये था। और फिर उसके बाद में तीसरे पॉइंट जो रहेगा वो रहने वाला है कि इन्होंने क्या क्या लिखा, मतलब इनकी कौन सी किताबें हैं, इन्होंने कोई किताबें लिखी हों या फिर इनकी कोई सी जो कविताएँ हैं वो हों। और फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई। और फिर उसके बाद में बस इतनी सी बातें लिखनी होती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता कि ये किस तरीके से लिखा करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें कबीरदास जी की, तो वो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। तो अगर ऐसे ये भी कोई भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो आपको ज़रूर से लिखना है। तो इस तरीके से 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। और फिर उसके बाद में आता है खंड से, तो यहाँ पर ये जो आपके पास में पठित गद्यांश रहेगा। अब पठित गद्यांश को इसको पढ़ने के अंदर टाइम वेस्ट मत करना। इसके अंदर आपको क्या करना है, बस सिंपल सा जो भी आपको आए उसको एज इट इज़ लिख देना। मतलब सिंपल सा आपको इसको देखना भी नहीं है, आपको सीधे प्रश्न के ऊपर जाना है, प्रश्न को पढ़ना है और आपको उससे यहाँ पर व्याख्या बोला गया है, सॉरी यहाँ पर आपको व्याख्या लिखनी है। तो आपको सिंपल सा पता लगे कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। तो आपको क्या करना है, बस इसकी व्याख्या लिख देनी है। सिंपल सा है कि व्याख्या लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में लिखना है कि कौन से पार्ट से लिया गया है। आपको लिखना है कि ये हमारी पुस्तिका के इस पार्ट से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं वो ये हैं और ये इस पार्ट से लिया गया है, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद में व्याख्या में लिख देना है कि इसमें ये बताया गया है और कुछ भी नहीं बताना है आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर जो आता है प्रश्न नंबर 18। अब 18 के अंदर दिया गया है कि आपको एक इनमें से कोई सा भी दोनों में से एक अपठित जो काव्यांश है उसको सप्रसंग सही व्याख्या करनी है। तो अभी सप्रसंग में क्या आएगा, प्रश्न के अंदर ये आता है, आपको सिंपल सा लिखना होता है प्रसंग के अंदर आपको लिखना है कि ये जो उपयुक्त काव्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तिका के को जो भी पाठ्य पुस्तिका है उसका नाम और फिर से लिया गया है, यह उस पाठ से लिया गया है जिसके लेखक का नाम, फिर उसके बाद में कवि का नाम लिखना है इसमें। और फिर उसके बाद में बताना है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करा गया है और इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर जब आपको दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें लिखना होगा, वो लिखना होगा व्याख्या। अब व्याख्या के अंदर आप क्या लिखेंगे, व्याख्या के अंदर आपको लिखना है कि इस जो ये दिया हुआ पद्यांश है इसमें बताया गया है लेखक के द्वारा कि, फिर उसके बाद में आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि आप जो भी जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। और फिर इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, विस्तार में वर्णन कीजिए। अब शब्द सीमा यहाँ पर 60 शब्द की दी हुई है, तो मतलब कम से कम आपको 6 से 7 लाइनें लिखनी है या फिर 6 से 7 आपको पॉइंट लिखने होंगे, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरे में से दिया हुआ है कि नवाब साहब ने खास खानदानी रईसी होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। तो आपको इस तरीके से सारा सारा करना है। इनको प्रश्न को आप अपने खुद से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और फिर उसके बाद आता है खंडदय। खंडदय रहेगा आपके पास में, क्या है ये है आप ये रहने वाला है पूरा का पूरा। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना है। निबंध के लिए आपको यहाँ पर प्रस्तावना लिखनी है सबसे पहले, जैसे कि राष्ट्रीय एकता, और फिर उसके बाद में राष्ट्र के लिए एकता का आवश्यकता, एकता का बाधक, एकता का पोषक तत्व। तो आपको इस तरीके से पूरा पूरा लिखना होगा। ज़्यादातर जो बच्चे लिखेंगे वो लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, और जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 और 23 के अंदर आपको इनके प्रश्न इनको अपनी कॉपी निकालो और उसके अंदर लिखो ताकि आप अच्छी से प्रैक्टिस कर सको। और आने वाली जो वीडियोज़ है जिनके अंदर कि आपको कोई और जैसे कि चैप्टर मिलेंगे तो उनके लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और चैप्टर मिस ना करो। और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना।